ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशंस को। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिनमें से पहली तीन फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज मास, लेंथ और टाइम को हमने पहले स्टडी कर लिया हुआ है। अभी हम रिमेनिंग 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होती है मास। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टाइम। इन सभी को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर आए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जाके देख लो। अभी हम बात कर रहे हैं हमारी रिमेनिंग 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें से सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट। तो हम करंट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। शुरू करने जा रहे हैं बच्चे करंट के बारे में पढ़ना। तो पहला तो समझते हैं कि करंट क्या होता है ना। तो पहला मेजर क्वेश्चन क्या आता है हमारे दिमाग में कि व्हाट इज मेंट बाय करंट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर हमने वर्ड रेट की। रेट का मतलब होता है, इनडायरेक्टली बात करें तो क्या स्पीड से, कितनी फास्ट चार्ज फ्लो कर पा रहा है। दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge passing through a given conductor in a unit time is called electric current। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है किसी कंडक्टर में एक सेकंड में। तो हम यहाँ पर कोई कंडक्टर बनाते हैं। इस कंडक्टर से क्यू चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, टी टाइम में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? क्यू अपॉन टी। तो अगर तुम क्लास +1 के स्टूडेंट हो तो तुम्हें इतनी बात तो पता होगी कि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो ये टाइम से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें देखना होता है कितना चार्ज पास किया है, कितने एक एक सेकंड में। तो टाइम से तब डिवाइड करते हैं ताकि 1 बन जाए, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी। अभी बात करते हैं कि जो करंट होती है, करंट होता है वो हमारी फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट इज द फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन अगर तुम बिल्कुल ही फिजिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें ये पढ़ा के आया हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड ना करे। तो अ क्वांटिटी दैट डजंट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें भी तुम्हें पता होगा कि हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी सर आपने तो पढ़ा चुके हो, फिर आप दोबारा से क्यों बता रहे हो? तो इसका रीजन क्या है कि जब देखो, जो करंट है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं असाइन होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं असाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो हमारा करंट होता है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज आएगा तभी करंट बन पाएगा। तो चार्ज बेसिक क्वांटिटी है। चार्ज और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको होना चाहिए था। तो पर फिर भी हमने क्यों करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना?
क्वेश्चन उठता है व्हाई करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाकर लिखता हूं कि व्हाई करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी तुमने क्यों माना, बताओ यार। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चार्ज। करंट आता किससे है, चार्ज के कारण। ओरिजिनेट्स फ्रॉम चार्ज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मैथमेटिकली तो फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी हुई है तो तुम कह सकते हो कि हाँ भी मैथमेटिकली तो करंट करता है इस पे ऊपर डिपेंड। पर ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, करंट मैथमेटिकली कर सकता है इसके ऊपर डिपेंड, चार्ज के ऊपर। तो सही चल रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहला सकते हैं। पर मैं, मेरा क्वेश्चन फिलोसफिकली ये है कि चार्ज पहले आया, चार्ज पहले आया, तो फिर चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी बनना चाहिए। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने साफ एक्सप्लेन किया है कि जो फिजिकली पहले आता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो चार्ज पहले आया तो चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए था। अभी मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि चार्ज पहले आया। तो इसका रीजन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। इसका रीजन ये है कि चार्ज कैनॉट बी measured इजीली। हम चार्ज को मेजर नहीं कर सकते आराम से, हमें ये नहीं पता होता कि पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ मटेरियल में कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो चार्ज कैनॉट बी मेजर्ड इजीली। ठीक है, एंड देयर इज नो डिवाइस, एंड देयर इज नो डिवाइस, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है विच कैन मेजर चार्ज ऑन द बॉडी, विच कैन मेजर चार्ज ऑन द बॉडी। क्लास +2 में जाकर तुम पढ़ोगे कि डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज को, ऐसा डिवाइस तो है हमारे पास, बट मेजर करने के लिए कोई चार्ज डिवाइस हमारे पास नहीं है। तो इससे मेरे को एक बात समझ लगी, क्या समझ लगा, कि चार्ज एक तो बॉडी पे मेजर नहीं किया जा सकता इजीली, और डिवाइस ही नहीं है मेजर करने के लिए। दैट्स व्हाई करंट, और द अबव रीजन करंट इज असाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी अबव रीजन के कारण करंट को क्या कहा गया, एज फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। फॉर द अबव रीजन करंट इज असाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैं फिर एक बार तुम्हें बता देता हूं कि व्हाट आई वांट टू कन्वे। आई वांट टू कन्वे, जस्ट अ सेकंड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि जो तुम्हारा करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को, मैथमेटिकली किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट करवाया जा सकता है। बट फिजिकली, फिजिकली देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटी पहले आती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो पहले आया, तो चार्ज पहले आएगा तभी उससे करंट बन पाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि अगर चार्ज पहले आया तो करंट बनेगा, तो चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी असाइन करो। आपने करंट क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं असाइन किया? तो इसका रीजन मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो करंट होता है उसको मेजर किया जा सकता है पर चार्ज को मेजर नहीं किया जा सकता। तो इट इज द रीजन कि करंट इज असाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड चार्ज इज नॉट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स में काफी बार पूछा जाता है कि व्हाई चार्ज इज नॉट असाइंड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो ये भी पता चला गया कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी असाइन क्यों नहीं किया गया। अभी बात करते हैं, अभी अपन चलते हैं एसआई यूनिट की तरफ। एसआई यूनिट मैं आगे समझाता हूँ क्या होते हैं, पर तुम ये मान लो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट, जो फंडामेंटल यूनिट होगा करंट का वो एम्पेयर होता है, इज 1 एम्पेयर। ये तुम पढ़ के भी आए हो। नेम्ड इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे हमारे, इटालियन साइंटिस्ट थे, एंड्रे मैरी दे एम्पेयर। और इन्होंने काफी इलेक्ट्रिसिटी में काम किया था, तो इनके नाम के ऊपर 1 एम्पेयर साइन किया गया करंट का यूनिट। अभी बात आती है कि करंट का यूनिट भी चलो साइन हो गया, पर इस करंट का हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यूनिट असाइन करने के लिए यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। यूनिट क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक सब पता होना चाहिए क्या होता है यूनिट। आपका 1 एम्पेयर का मतलब क्या है, तो मीनिंग ऑफ 1 एम्पेयर को डिस्कस करते हैं।
तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। क्या लिख रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। तो क्या होता है 1 एम्पेयर? दैट मैटर्स टू अस। अभी 1 एम्पेयर की दो डेफिनेशन है। एक तो ओल्ड डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज मेजर होता है कूलम्ब में, टाइम मेजर होता है सेकंड में। तो यहां पर बन जाएगा एम्पेयर। तो मैं अगर कहूं कि एक कूलम 1 सेकंड में पास करेगा किसी कंडक्टर से, एक कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में पास करेगा किसी कंडक्टर से, तो हम कह देंगे कि 1 एम्पेयर करंट पास हुआ। वेन एवर 1 कूलम ऑफ चार्ज passes थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी एक कूलम चार्ज पास करेगा किसी कंडक्टर से थ्रू अ कंडक्टर in 1 second, whenever 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then 1 ampere of current is said to flow through conductor. तो ये मेरे को समझ लग गया कि 1 एम्पेयर कब कहेंगे? जब एक कूलम चार्ज पास करेगा 1 सेकंड में। पर ये डेफिनेशन कौन सी है? ये ओल्ड डेफिनेशन है। अभी हम बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन के लिए तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन सर पहले ये समझाओ कि जो ओल्ड डेफिनेशन है उसको निगलेक्ट क्यों किया गया, अभी यूज क्यों नहीं कर? तो इसका रीजन यही है, देखो यहाँ पर यूज किया गया 1 कूलम। तो आपको कभी पता ही नहीं चल सकता कि 1 कूलम कब पास किया। पहली बात, क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर सकते चार्ज को। वी कांट मेजर द चार्ज। वी हैव डिवाइसेस टू मेजर द करंट, बट वी डोंट हैव एनी डिवाइस टू मेजर द चार्ज। तो चार्ज को मेजर करने के लिए तो कोई डिवाइस है ही नहीं। तो पता कब चलेगा कि 1 कूलम पास कर गया? तो इस डेफिनेशन से इसको निगलेक्ट कर दिया गया। अभी मॉडर्न डेफिनेशन आई। तो मॉडर्न डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने क्या कहा। इसके लिए आपको क्लास 10th का एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, वेन एवर, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ, वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पर रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो जब भी आपको, ये देखो, ये मैं यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी और मैंने यहाँ पर एक कोई कंडक्टर रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसको क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो ये क्लास 10th में एक कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, ठीक है? इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए करंट की डेफिनेशन बनाई गई। उन्होंने कहा कि सपोज कर लो दो इन्फानाइट वायर हैं, दो इन्फानाइट वायर मान ली गई, ठीक है? उन दोनों में से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। अभी करंट फ्लो किया किया किसी कंडक्टर के थ्रू, जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर क्या बनी? मैग्नेटिक फील्ड, ये इस वायर के कारण बनी और ये इस वायर के कारण बनी, ठीक है? इतनी बात में मेरे को लगता है समझ लगी होगी। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास दो इन्फानाइट वायर्स है, दोनों में से 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस कर रहा है और दोनों वायर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स लगा रही होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स लगा रही होगी। तो क्यों? क्योंकि ये वाला कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड की जब अप्रोच में आएगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पे फोर्स लग जाएगी, ठीक है? इसमें फोर्स लग जाएगी, दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसके 1 मीटर को कितनी फोर्स लगेगी? इसके 1 मीटर को कितनी फोर्स लगेगी? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो मैंने क्या कहा, इसी तरह अभी ये कंडक्टर, ये वाला जो दूसरा कंडक्टर है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है।
तो इस पे भी फोर्स लग जाएगी, कितनी लगेगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो यही डायग्राम पे मैंने यही शो किया हुआ है कि देखो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और फोर्सेस इन दोनों को कितनी लग रही है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, कितने पे लग रही हैं, 1 मीटर पे लग रही हैं। तो ये नई डेफिनेशन है करंट की। आपने दो इनफाइनाइट वायर्स कंसिडर करनी है। दो इनफाइनाइट वायर्स अगर आपने कंसिडर की तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अभी एक दूसरी की मैग्नेटिक फील्ड में होगा और दूसरा पहले की मैग्नेटिक फील्ड में होगा। जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या लगती है, फोर्स। तो हमने देखा कि इसको और इसको दोनों को फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, कितनी, 2 × 10⁻⁷ 1 मीटर में। 1 मीटर में फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। और इनके बीच की दूरी भी कितनी है, 1 मीटर। ये डेफिनेशन हमने बनाई इलेक्ट्रिक करंट की। तो हम वही डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं। क्या है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, दैट इज 1 एम्पियर is defined as that current which flows through two infinite wires, दो इनफाइनाइट वायर्स के थ्रू पास जब करेगा, टू इनफाइनाइट वायर्स, तो दो इनफाइनाइट वायर्स में जब वो पास करेगा, ठीक है, विच आर एट अ डिस्टेंस, ये आपस में कितनी दूरी पे हैं, 1 मीटर की, 1 मीटर, will experience a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो 1 एम्पियर को क्या कहा गया, इज डिफाइंड एज दैट करंट विच फ्लो थ्रू द टू इनफाइनाइट वायर, जो दो इनफाइनाइट वायर्स के थ्रू पास करेगा, और विच दोनों में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर डिस्टेंस है। और ये दोनों वायर्स कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ, या पर मीटर भी हम कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आ गई 1 एम्पियर की। यहां से हमने 1 एम्पियर सीख लिया। तो ये सभी टॉपिक था और आपने ये सीख लिया कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। अगली डेफिनेशन जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगी टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज 1 केल्विन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये सभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज मेंट बाय 1 एम्पेयर। अभी हम बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर हमारी फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है उसको बताता है टेम्परेचर, कोई चीज कितनी ठंडी है उसको बताता है टेम्परेचर। लिखो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। अभी टेम्परेचर ऑल्सो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी that decides flow of heat. Heat always travel from higher temperature to lower temperature। तो मेरी बात समझना कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है जिस जो डिसाइड करती है हीट किधर को फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैन में आपने टी डाल दी, टी का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर मैंने आइस वाटर डाल दिया, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस ये यहाँ पर 70 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो ये हाइयर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर। So the heat will start moving from this region to this region. So eventually the temperature of ice water will get start rising and the temperature of tea will get starts to decay.
मतलब ये टेम्परेचर टी का कम होना शुरू हो जाएगा और जो हमारा आइस वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इतना मेरे को समझ लग गया कि हाँ जी भी टेम्परेचर क्या होता है। दो चीजें समझ में आई, टेम्परेचर मैयर टेम्परेचर क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कितनी कोई चीज गर्म है कितनी कोई चीज ठंडी है उसको बताती है। दूसरा, टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हाउ हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये चीजें समझ ली। अभी बात करते हैं यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर का वो कौन सा है बच्चे? केल्विन है। ठीक है। तो केल्विन नेम्ड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड केल्विन। तो जो लॉर्ड केल्विन थे ये 1800 के 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। तो 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे ये। और इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में अपना काफी रोल निभाया। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो टेम्परेचर के साथ डील करती है। ठीक है। तो इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में अपना काफी रोल निभाया था। तो इसलिए इनके नाम पर टेम्परेचर का यूनिट रखा गया केल्विन। ठीक है। अभी बात करते हैं, केल्विन तो समझ आ गई, लेकिन सर क्या मीनिंग है केल्विन का? व्हाट इज मेंट बाय वन केल्विन? तो हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ वन केल्विन। वन केल्विन को समझने से पहले, क्योंकि ये सारे जो डेफिनेशंस होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की ये फिजिकल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक प्रोसेस समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अभी मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास आइस है, वाटर है और वाटर वेपर्स है। अभी सपोज कर लो आइस से कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग फ्रॉम आइस टू वाटर। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ H2O कन्वर्टिंग फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर्स। ठीक है भाई। अभी कुछ क्या है, वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ वाटर वेपर्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। और कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू आइस। तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं और जितने वाटर में से आइस में जा रहे हैं ये बराबर हो जाएं, जितने आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं और जितने वाटर में से आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज। तो कंसेंट्रेशन ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज। ठीक है। तो आइस और वाटर की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो पाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये नंबर भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सपोज कर लो, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और जितने वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो बराबर हो जाते हैं। तो देयर इज नो चेंज इन कंसेंट्रेशन, मतलब कंसेंट्रेशन मतलब उनकी वैल्यू में। ठीक है। अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा, जितनी आइस थी उतना ही आइस रहेगी, जितना वाटर वेपर्स थे उतने ही वाटर वेपर्स रहेंगे। तो देयर इज नो चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एज वेल एज वाटर वेपर्स। कोई चेंज तो नहीं आ पाएगा। तो इतनी मेरे को समझ लग गई। ठीक है। अभी ऐसा टेम्परेचर जिसमें ये प्रोसेस हो रहा हो, मतलब जितने आइस के वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं वो बराबर है वाटर टू आइस में, जितने वाटर के वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो बराबर है वाटर वेपर टू वाटर में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्टिंग इनटू आइस
converting from ice to water is equal to number of molecules converting from water to ice. और सिमिलरली जितने वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वाटर वेपर से वाटर में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना आइस मेल्ट होगी, ना वाटर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ना वाटर वेपर्स की कंसेंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो टाइम के साथ कुछ बदलाव नहीं आएगा। ऐसे टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल शो की हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आइस भी है, वाटर वेपर्स तो ऑब्वियसली यहाँ विजिबल नहीं होंगे, तो वाटर वेपर्स भी है, वाटर भी है। ठीक है, और ये तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक टाइम पे। को एग्जिस्ट मतलब इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो इस ऐसे टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। तो क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जितना आइस से वाटर बन रहा है उतना वाटर से आइस बने, जितना वाटर से वेपर बन रहे हैं उतने वेपर से वाटर बने। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच थ्री डिफरेंट states, that is solid, liquid and gas, three different states of water coexist is called ट्रिपल पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट का क्या नाम रखा गया, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, ट्रिपल पॉइंट कहा गया। तो सर अभी बात कहाँ चल रही थी, डेफिनेशन ऑफ वन केल्विन पे बात चल रही थी, और हमने कौन सा प्रोसेस समझ लिया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किसको कहते हैं, तो ये तो हमने समझ लिया। अभी बात करते हैं वन केल्विन क्या है। तो अभी वन केल्विन के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय वन केल्विन। तो वन केल्विन क्या होता है, देखो, जो हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है ना, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो इस टेम्परेचर पे आता है। तो 273.15 केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट किस टेम्परेचर पे आएगा, ट्रिपल पॉइंट इज ऑलवेज, चाहे कुछ भी चेंज कर लो, ऑलवेज अचीव्ड एट 273.15 केल्विन। अगर आपने फिजिकल कंडीशन को चेंज किया तो फिर ट्रिपल पॉइंट आ ही नहीं पाएगा, और ट्रिपल पॉइंट आएगा नहीं तो आपको टेम्परेचर ये फिक्स मिलेगा नहीं। अगर आपको ट्रिपल पॉइंट लाना है तो ये टेम्परेचर आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ट्रिपल पॉइंट आता है वाटर का, वो किसने टेम्परेचर पे आता है, ट्रिपल पॉइंट आता है 273.15 केल्विन पे, फिक्स्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते। और यूनिट को डिफाइन करने के लिए वैल्यूज फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो इस 273.15 को मैं अगर नीचे ले जाऊं तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल पॉइंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन केल्विन। तो हमें डेफिनेशन मिल गई, वन केल्विन इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर which is 1 by 273.15 times the triple point of water। तो यहां से हमें क्या मिल गई डेफिनेशन, तो एक वन केल्विन कुछ नहीं है, एक ऐसा टेम्परेचर है जो ट्रिपल पॉइंट के 1/273.15 टाइम्स है। तो यहाँ पर मेरे को पूरा समझ लग गया। तो ये मैंने पूरा टेम्परेचर का भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, और थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने स्टडी कर ली कि वन एम्पेयर क्या होता है, वन केल्विन क्या होता है। अभी बात करेंगे एक नई फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो पिछली फिजिकल क्वांटिटीज आ रही थी उसके उसके बारे में कुछ कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो पता ही था, बहुत समवट इंफॉर्मेशन तो थी तुम्हारे पास, लेकिन इसके बारे में मेरे हिसाब से नहीं होगी तुम्हें कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। तो देखो, एक चीज समझो पहले, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से समझने से पहले, एक होता है स्टेरिडियन सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। इस पे मेरी वीडियो आएगी इन डिटेल, सॉलिड एंगल एंड एंगल्स, जिसमें मैंने डिस्कशन काफी सॉलिड एंगल के ऊपर की होगी। इस पे ऊपर न्यूमेरिकल्स भी मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। तो सॉलिड एंगल सबसे पहला हमारे पास आता है। तो सॉलिड एंगल जब आया
तो मेरे को क्या होता है सॉलिड एंगल ये सब। जैसे ये मेरे पास कोई सोर्स है, ये बल्ब है और ये सोर्स है, तो ये सोर्स हर डायरेक्शन में एमिट कर रहा है। तो ये अपनी तरफ एक स्फेरिकल बाउंड्री बना रहा है लाइट की। ये हर डायरेक्शन में लाइट सोर्स एमिट कर रहा है एनर्जी को, तो ये अपनी तरफ क्या बना रहा है, स्फेरिकल बाउंड्री बना रहा है। अभी मैं आपसे पूछूं कि थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से कितनी लाइट एनर्जी पास की होगी। तो ये जो सरफेस ने इसके ऊपर एंगल सबटेंड किया, इस सरफेस ने इसके ऊपर जो एंगल सबटेंड किया उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक टू डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड एंगल इज अ टू डायमेंशनल एंगल। तो ये याद रखना कि जैसे तुम कौन जैसे आइसक्रीम खाते हो, कॉर्नेटो, तो उसमें भी देखो कि वो एक ऊपरली जो सरफेस है, ये सरफेस है और यहाँ पर एंगल सबटेंड किया हुआ है सरफेस ने इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो सरफेस एंगल सबटेंड करती है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस on a point is called solid angle। तो एंगल कितना सबटेंड हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रू बाय द सरफेस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और इसके ऊपर मैं तुम्हें इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला टॉपिक मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो में, अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी, डिटेल्ड डिस्कशन होगी कि सॉलिड एंगल क्या होता है। इसको समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं। तो ये बात याद रखो, इट इज मेजर्ड इन स्टेरिडियन, इट इज मेजर्ड इन स्टेरिडियन। ठीक है, तो किस में मेजर होता है, इसके यूनिट क्या होते हैं, स्टेरिडियन होते हैं। अच्छा, ये समझ लग गई। सर सॉलिड एंगल हमने तो समझना था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी बात करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं समझते, अभी समझते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है इस पर्टिकुलर एरिया से एनर्जी ई बाहर निकल रही होगी। टोटल एनर्जी मान लेते हैं ई, एमिटेड बाय द सोर्स। ठीक है, टोटल एनर्जी ई मान ली। अभी इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी निकल रही है, इस एनर्जी को एरिया से डिवाइड करा दिया। तो मैंने क्या कहा कि इस पूरे जो बल्ब सोर्स है ये कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, ई। इस पर्टिकुलर सरफेस का अगर सपोज कर लो एरिया ए है, तो डिवाइड करा दो, तो एनर्जी अपॉन ए। कितने टाइम में एमिट कर रहा है, तो टाइम से डिवाइड करा दो। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाता है, इसे कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इट इज डिफाइंड एज कि कितने एरिया से कितनी एनर्जी कितनी देर में निकलती है, कितने एरिया से कितनी एनर्जी कितनी देर में निकल रही है, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी emitted by a source। it is defined as energy emitted by a source। ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जिसे क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है। चलो, ये इंटेंसिटी तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी कि हाँ जी भी, एक पर्टिकुलर सरफेस से अगर सोर्स ई एनर्जी फेंक रहा है, तो एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी एनर्जी पास हो रही है कितनी देर में, तो इसे क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। अभी बात करते हैं, इंटेंसिटी समझ लगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना ई अपॉन ए। एनर्जी बेसिकली वर्क डन होती है और वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। ये याद रखोगे। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी मतलब जितना एनर्जी हो उतना ही काम करोगे, तो वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम कितनी देर में कर रहे हो उसको पावर कहते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। अभी इसी से ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन आएगी, इसी से ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन आएगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। पावर emitted by a source, power emitted by a source per unit area, per unit area in a given direction, in a given direction per unit solid angle, या पर यूनिट पर
स्टेरिडियन भी कह सकते हो, पर स्टेरिडियन इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ध्यान से समझना ये डेफिनेशन। मैंने क्या कहा, इंटेंसिटी क्या होती है, ई ए अपॉन टी। एनर्जी अपॉन, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वर्क डन। एनर्जी किसके बराबर होगी, जितनी तुम्हारे पास एनर्जी उतना तुम काम करोगे। काम आ गया यहाँ पर, वर्क डन लिख लो। वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम कितनी देर में कर रहे हो, उसको पावर कहते हैं। तो पावर अपॉन एरिया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया पावर अपॉन एरिया। अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी पावर आ रही है, पावर इमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट एरिया में। तो पावर emitted by a source per unit area in a given direction per steradian is called luminous intensity। ठीक है, तो luminous intensity इसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोर्स तुम्हारा कितनी पावर एमिट करता है पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। सॉलिड एंगल, इसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ लग गया होगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी के, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ये एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर रखा गया। सोचो, बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, तो एक बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट उनके नाम के ऊपर ये यूनिट रखा गया। वैसे ये किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं रख रहा, मैं मजाक कर रहा था। ये नाम, इसका नाम रखा गया कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये कैंडल होती है ना, तो कैंडल से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्योंकि पुराने जमाने में ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सोर्स, हमारे पास लाइट्स नहीं होती थी। ठीक है, ये 1700 की बात है, तो हमारे पास लाइट तो होती नहीं थी, तो हम कैंडल्स को ही यूज करते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने कैंडल से डिफाइन की और इसका यूनिट रखा कैंडेला। ठीक है, अभी क्या है, इसका ऐसा यूनिट की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि कैंडेला कहाँ से आया। कैंडेला, वन यूनिट का मतलब, वन यूनिट कैंडेला क्या होता है, मतलब वन कैंडेला की डेफिनेशन क्या है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वन कैंडेला क्या होता है, तो वन कैंडेला एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, किसकी है, सोर्स की। वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस, इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है किसकी है, सोर्स की है। ठीक है, हैविंग अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो अगर तुम्हें ये डेफिनेशन को याद करना है, सिर्फ समझ लो सिंगल वेवलेंथ मतलब एक ही वेव से बनी हुई रेडिएशन, एक ही वेव से, एक तरह की वेव से बनी हुई रेडिएशन को हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कहते हैं। और जिसकी फ्रीक्वेंसी, हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 5 × 10⁻14 हो। ठीक है, एंड उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हमने लिखा रेडियंट इंटेंसिटी 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, इतनी हो, तब हम कहेंगे वन कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो वन कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी कब कहते हैं, जब सोर्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन छोड़ता है। पहली कंडीशन क्या आनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मतलब रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्चुअल में वेव होती है ना कोई, तो वेव एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करती है, तो ये एक साइकिल है। अभी 10 कर लिए तो फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। तो जब वे कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इतने साइकिल्स कंप्लीट करती है, 5 × 10⁻14 साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, और उसकी रेडिएशन 1/683 वॉट, जो उसकी इंटेंसिटी है रेडिएशन की, अभी हमने पीछे पढ़ा इंटेंसिटी क्या होती है कि कितनी एनर्जी कितने एरिया से कितने टाइम में निकल रही है। ठीक है, दैट इज अगर इतनी एनर्जी निकलती है 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, ठीक है, तो हम कहेंगे वन ल्यूमिनस, वन कैंडेला की उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, वन कैंडेला।
तो मैंने सिंपल शब्दों में तुम्हें समझा दिया कि वन कैंडेला हम कब कहेंगे। वन कैंडेला सर होता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस के लिए। सर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? जिनमें सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। अभी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सर। साइकिल कितने कंप्लीट करती है 1 सेकंड में? तो इतनी रेडिएशन इसके साइकिल्स होने चाहिए। और उसकी इंटेंसिटी मतलब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी कितने एरिया से कितने टाइम में निकल रही है, अगर वो इसके बराबर आ जाती है 1683 वॉट पर स्टेरेडियन, मतलब एक यूनिट सॉलिड एंगल में से पास कर रही है, तो हम कहेंगे वन कैंडेला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मेरे को लगता है तुम्हें ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी मीनिंग समझ लग गया होगा। तो ये थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो इससे भी एक डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज कर लो कि ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज और ये एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, ठीक है। यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बना वो यूनिट है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये कैंडल, और इसमें से जो एनर्जी एमिट हो रही है दैट इज इंटेंसिटी, रेडियंट इंटेंसिटी कितनी है? 1/683 वॉट। तो हम कह सकते हैं कि जो एक कैंडल है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडला है। तो 1 कैंडला कब होती है? जब लाइट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन छोड़ती है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज की यूनिट स्टेरेडियन एंगल से, और उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? 1/683 वॉट। अभी बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा, को इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है जो हमारा लास्ट यूनिट, वो है मोल। मोल रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल रिप्रेजेंट्स, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड तो बाहर से लिखना पड़ेगा मोल। तो मोल हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मोल किसको रिप्रेजेंट करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अभी ये जो यूनिट है ना, ये फिजिक्स वाले कम और केमिस्ट्री वाले ज्यादा यूज करते हैं। तो जब मैं केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट की आपको पहली वीडियो मैंने बना दी हुई है, आप वो देखो जाके, आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा सेकंड वीडियो ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट, तो वो भी देखना। उसमें मैंने आगे जाकर मोल कंसेप्ट आएगा, ठीक है, और मोल कंसेप्ट को काफी अच्छी तरह से डिस्कस किया होगा। अभी के लिए मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोल किसको कहते हैं? जिसमें 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हों। अभी पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप चेयर्स को भी ले सकते हो, आप पेन्स को भी ले सकते हो। तो 1 मोल ऑफ पेन अगर मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? 6.022 × 10⁻23 पेन्स, ठीक है। तो ये 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एनीथिंग, हेडफोन्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? 6.022 × 10⁻23 हेडफोन्स, ठीक है। तो ये होता है मोल, ठीक है। और मोल मोल हमारी सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। मोल हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूज करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम काफी यूज करते हैं मोल को। वी यूज मोल इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बट हेयर आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्लास +1 और +2 में तो आपको मोल की बस यहीं पर पढ़ा है आपने, उसके बाद आपने पूरी +2 में कहीं मोल को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मोल का बहुत ही रेयर यूज मिलता है आपको फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी डिफरेंट सिस्टम्स टू कैलकुलेट मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास, लेंथ एंड टाइम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर है, उस उसमें जो मेजर पार्ट है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो खत्म हो जाएगा। और अगले आने वाली 2 वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे डायमेंशंस, और 5 वीडियोस हमारी डायमेंशंस के ऊपर रहेंगी, जिसमें आप A to Z
कोशिश की जाएगी कि आपको डायमेंशंस पूरा क्लियर कराया जाए। उसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस ऑफ डायमेंशन प्रिपेयर करवाए होंगे।